तो मैं रोशन कुमार आप सभी को समाज सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास 12 के इतिहास को लेकर उपस्थित हुए हैं। वीवीआई मस्त वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन के देखते हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इतिवृत्त क्या है। क्वेश्चन कहता है कि इतिवृत्त क्या है। तो इतिवृत्त क्या है? तो इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत रूप से कालक्रम का विवरण है। अंग्रेजी मुगल कालीन इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों ने मूल्य पाठ की इस शैली को इतिवृत्त कहा है। यानी कि इतिवृत्त है क्या? तो इतिवृत्त जैसे राजा के मरने के बाद उसका बेटा बनता है, उस बेटा के मरने के बाद उस बेटा बनता है, उस बेटा के मरने के बाद उस बेटा, यानी कि राजा यानी वंश वाई वंश का जब क्रम आता है ना, वंश वाई वंश का जब क्रम आते रहता है उसी को कहते हैं इतिवृत्त। इतिवृत्त क्या है समझ में आ गया? कि कालक्रमी विवरण, यानी कि जिस तरह राजा का काल जो है उनका बेटा पोता ऐसे करते करते आते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इतिवृत्त, कालक्रमी विवरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन। सॉरी, क्वेश्चन का ऊपर रह गया। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति आंदोलन की विशेषता, आखिर भक्ति आंदोलन होता क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं कि भक्ति आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। उत्तर मुगल काल से शुरू हो चुका था। भक्ति आंदोलन में ब्राह्मण जो थे सर्वश्रेष्ठ माना गया था। ब्राह्मण के आने से और ब्राह्मण जब रास्ता पर चलते थे तो और जाति के लोग सब सर झुकाकर आगे सामने से चलते थे। ये हुआ था भक्ति आंदोलन। यानी कि एक जाति दूसरे जाति के क्या था, विरोधी थे, यानी कि उसको हे देह दृष्टि से देखा करते थे। तो बढ़िया विस्तार से समझते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रणेता ईश्वर की एकता पर बल देते थे। वे कर्मकांड और दिखावे को गलत बताते थे। उन्होंने जाति पाति छुआछूत भेदभाव आदि का चरित्र पर निर्माण किया और इन सब पर भेदभाव पर क्या क्या दूर किया। समझते हैं क्या है? तो भक्ति आंदोलन जो है ना, भक्ति आंदोलन की जो है वह ईश्वर की एकता पर बल देते हैं। वे मानते हैं कि जो लोग दिखावा करते हैं भक्ति के लिए, जो लोग कर्म कांड जो दिखावा करते हैं उन्हें क्या करते हैं, ये गलत बताते हैं। भक्ति आंदोलन क्या है, गलत बताते हैं। वे क्या किए थे? छुआछूत, भेदभाव, जाति पाति यानी कि इस सब को क्या किया, उन्होंने विरोध किया और चरित्र की सुविधा पर बल दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्स एवं दरगाह क्या है। 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 समझते हैं उर्स एवं दरगाह क्या है। उर्स एवं दरगाह क्या है। उर्स एवं दरगाह क्या है।
तो उर्स का अर्थ है विवाह। इसका अर्थ यह है कि पीर के आत्मा के मिलन अल्लाह से हो। पीर का मिलन अल्लाह से हो। पीर के मृत्यु के बाद जिस जगह पर उनका कब्र बनाया जाता है उसे दरगाह कहा जाता है। उनकी बरसी पर जियारत की परंपरा शुरू हो गई। इसी परंपरा को उर्स कहा गया। यानी उर्स एवं दरगाह क्या होता है? उर्स एवं दरगाह क्या होता है? उर्स एवं दरगाह क्या होता है? यह उर्स का जो अर्थ होता है वह विवाह होता है। जो हम समझा रहे हैं उसे ध्यान से समझिए, और जो समझा रहे हैं वही परिभाषा को लिखाया गया है। उर्स का अर्थ होता है विवाह। विवाह इसका अर्थ होता है, इसका बताया गया। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि विवाह ही हो सकता है, लेकिन मूल रूप से इसका विवाह माना गया है। किताब के अनुसार विवाह है। उर्स का अर्थ होता है पीर के आत्मा के साथ मिलन, यानी कि जो शरीर है ना, उस शरीर का मिलन, शरीर में जो आत्मा निवास करता है उस आत्मा का मिलन अल्लाह सा हो। कोई भी आदमी सुनता है कि लोग जानते हैं कि यहाँ समाज में कहते हैं कि आत्मा से बोल देंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे होगा। ठीक उसी प्रकार का यहाँ बताया गया है कि जो पीर के आत्मा का जो मिलन है, पीर के आत्मा का मिलन अल्लाह से हो। अगर पीर के यानी शरीर की मृत्यु के बाद, आत्मा तो जीवित रहता है, शरीर की मृत्यु के बाद उसे जिस जगह पर दफनाया जाता है, उन लोगों को जिस जगह पर दफनाया जाता है उसी को कहते हैं उर्स। उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं दरगाह। जहाँ दफनाया जाता है उसी को कहते हैं दरगाह। और वहाँ पर जियारत की भावना शुरू है। जियारत की भावना का मतलब वहाँ लोग हर साल 2 साल पर मतलब कि वहाँ मेला उला ये सब लगता उगता है। मेला उला, गाना बजाना ये सब लगता है, उसी को कहते हैं उर्स। तो हमें विश्वास होगा कि अभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? समुद्रगुप्त, इसमें देखते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा में से एक थे। इनके इतिहास जानने का मुख्य स्रोत प्रयाग प्राशैसी से है। वह एक साम्राज्यवादी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह संपूर्ण भारत के राजनीतिक एकीकरण करना चाहता था और उसने अपने शासनकाल में बहुत ऐसे राज्य को जीता था और इन्हीं राज्यों को हराकर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो परिभाषा ऊपर पढ़ लेते हैं थोड़ा समझते हैं। आखिर ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? तो जिस प्रकार छोटे छोटे राजा छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे नगर को जीतते हुए जब एक बड़े राज्य पर अपना शासन स्थापित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साम्राज्यवाद। ऐसे बताया कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि समुद्रगुप्त जो था ना, उसी तरह था कि ये भी छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए क्या किया, बड़े राज्य पर जितने बड़े राज्य को जीतने के लिए योग्यता बन गए और यह बड़े राज्य को धीरे धीरे जीतना चाहने लगा। बड़े बड़े राज्य को क्या किया? बड़े बड़े राज्य को जीतने लगा। बड़े बड़े राज्य को जीतने लगा। वह साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी के मतलब ये बताया है, जो जब छोटे छोटे राजा, जब मतलब कि जब राजा छोटे छोटे शहरों के नगरों को जीते हुए जब बड़े नगर पर अधिकार करता है तो उसे कहते हैं साम्राज्यवाद। वह साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी भी था। महत्वाकांक्षी का मतलब है जो अपने मन मनवाने की किसी भी हद तक जा सकता है। वह साम्राज्य महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह संपूर्ण भारत को जीतना चाहता था और सही में संपूर्ण भारत को जीत भी लिया। और जीतने के बाद क्या किया, वो अपने शासनकाल में आए बहुत से ऐसे राज्य को जीता और उसी में से जीतकर पाटलिपुत्र को क्या किया, पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। ये क्वेश्चन कहता है जो कलिंग युद्ध हुआ था वो कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। 261 ईसा पूर्व कलिंग आक्रमण कर दिया गया था। यहाँ के राजा नंदराज थे। कलिंग आक्रमण इतना भीषण आक्रमण था कि कलिंग के बच्चा बच्चा को काट दिया गया। कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय मरे लाश को देखकर नहीं हुआ बल्कि पुरुष और स्त्री के लाश को देखकर हुआ। लाश को देखकर नहीं बल्कि पुरुष और महिला के लाश को देखकर हुआ। इतना नरसंहार और काटमार हुआ जिसे देखकर अशोक का तलवार युद्ध मैदान में छोड़ दिए। अशोक जितनी शालीनता से बौद्ध धर्म को फैला उतना किसी ने भी नहीं फैलाया। यानी कहने का अर्थ है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव था। तो कलिंग युद्ध का अशोक पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कलिंग जो था युद्ध वो 261 ईसा पूर्व कर दिया गया था। कलिंग युद्ध इतना भीषण आक्रमण था कि कलिंग के बच्चा बच्चा को काट दिया था। इसमें इतना नरसंहार हुआ कि अशोक का हृदय इस कलिंग युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। जब छोटे छोटे बच्चे को काटता है तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और उन्होंने अपने भतीजे निग्रोध से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म अपना लेता है। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद यह क्या है एकदम शांतिपूर्ण से बौद्ध धर्म को फैलाना शुरू करता है। लेकिन जब तक ले अशोक जिंदा था तब तक ले किसी का औकात नहीं था कि कुछ कह सके। लेकिन जब वही अशोक मरा तो उसी के सत्ता को लोगों ने उजाड़ फेंका और उसके बाद कई वंशों की स्थापना हुई। तो मेन पॉइंट समझते हैं क्वेश्चन क्या कि आखिर कलिंग युद्ध का अशोक का क्या प्रभाव था। कलिंग युद्ध अशोक का ताकि इधर से अपने देश को बचाने के लिए अशोक तलवार उठाकर लड़ने के लिए चले गए और उधर से इसकी पत्नी लड़ने के लिए आ गए। और दोनों का जब एक जगह मिलन होता है ना तो क्या होता है वो दोनों अपने युद्ध मैदान में ही तलवार को छोड़ देता है और सोचता है कि क्या मिलेगा इस सब करके। अपने मन में सोचता है कि क्या मिलेगा, कुछ यही ना होगा कि मेरा राज्य कुछ दूर सीमा तक चल जाएगा लेकिन हम मानव के नाम पर कलंक ना हो गए। यह इसका गुण बताता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। चलिए क्वेश्चन अब समाप्त हुआ। ये मेरा अति के नाम है, मेरा चैनल का नाम है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आराम से देखिएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा से अच्छा तरह से पढ़िए। यह क्लास 12 के इतिहास से भी मस्त भी है। इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें जिससे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।